जय हिंद साथियों, झारखंड जीके के आज के सेशन में हम लोग झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने भूगोल में इसका पहले परिचय जाना, फिर विस्तार जाना, स्थिति जाना, इसका हम लोगों ने भूगर्भिक संरचना जाना और आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है धरातलीय स्वरूप। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट करें तो रुक जाइए, पहले वीडियोस को पूरा देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन को। और आज का जो सेशन है वो है धरातलीय स्वरूप। ठीक है, झारखंड का, याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का क्या है? धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ कि झारखंड भूगोल से 60 से 50 जो % प्रश्न होते हैं वो झारखंड भूगोल से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग झारखंड का धरातलीय स्वरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो धरातलीय स्वरूप पढ़ने से पहले आप लोग धरातलीय स्वरूप का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, धरा मतलब होता है भूमि। मैं इसको तोड़ रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देखिएगा। हम लोग किताबी लैंग्वेज से थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए धरातलीय स्वरूप, मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूंगा अभी और आप लोगों को मतलब समझाऊंगा कि एक्चुअली धरातलीय स्वरूप का मतलब क्या होता है। निश्चित रूप से मानिए कि आप फिर कभी नहीं भूलिएगा कि धरातलीय स्वरूप किसे कहते हैं। देखिए, धरा मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है, धरा मतलब होता है पृथ्वी, याद रखिएगा। धरती मतलब, धरातलीय मतलब पृथ्वी होता है, धरा मतलब। और तल मतलब जो होता है, तल मतलब आप लोग समझते हैं कि इसकी ऊपरी सतह। क्या होता है दोस्तों? इसका सतह। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी की सतह का स्वरूप क्या है? स्वरूप मतलब होता है रूप या आकृति। रूप कह सकते हैं, आकृति कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए कि अगर ये झारखंड है, ये अगर मान के चलिए कि झारखंड है, अभी सपोज कर लेना कि ये मान लीजिए कि झारखंड है, तो इसका धरा ये है। ठीक है, धरा ये हो गया पूरा, और उसका तल कौन सा होगा? ये हो गया। ठीक है, इसका तल ये हो गया। तो इसके ऊपर जो आकृति है, ठीक है, इसके ऊपर जो आकृति है, इसे क्या कहा जाता है? धरातलीय स्वरूप। क्या कहा जाता है दोस्तों? धरातलीय स्वरूप। माने पृथ्वी के ऊपर जो आकृति है, पृथ्वी के ऊपर जो स्वरूप है, उसे धरातलीय स्वरूप या धरातलीय आकृति कहा जाता है। धरा मतलब पृथ्वी, तलीय मतलब सतह। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गया कि जो धरातलीय स्वरूप है ये है जमीन के ऊपर का सतह। ठीक है, और हम लोग जब पढ़े थे भूगर्भिक संरचना, तो भू मतलब पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी और गर्भ मतलब नीचे। ठीक है, गर्भ मतलब क्या होता है? अंदर। गर्भ कहाँ होता है? अंदर होता है। तो भूगर्भिक मतलब भूमि के अंदर वाला स्वरूप, और यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो भूमि के ऊपर वाला स्वरूप के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसका हम लोग मेनली समझते हैं कि जो धरातलीय स्वरूप है इसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसी प्रकार पूरा धरातलीय स्वरूप को आज समाप्त कर देंगे। तो याद रखिएगा कि जो झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा गया। जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग वहाँ कमेंट जरूर करिएगा। देखिए 4 भागों में धरातलीय स्वरूप को बांटा गया, ये याद रखिएगा। पहला जो है उसे कहा जाता है पाट प्रदेश। क्या कहा जाता है दोस्तों? पाट क्षेत्र, या फिर इसे पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी पठार, याद रखिएगा। पाट क्षेत्र या तो पश्चिमी पठार पहले को कहा जाता है। सबका मतलब हम लोग बाद में समझेंगे, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि कितने हैं। उसके बाद जो है वो रांची पठार। ठीक है, सेकेंड में जो आता है वो है रांची पठार। अगर थर्ड की बात करें तो ये है हजारीबाग पठार, हजारीबाग पठार। ठीक है, और अंतिम जो है हजारीबाग पठार हो गया। और अंतिम की अगर बात की जाए, अंतिम का बात की जाए तो निचली सतह या तो फिर से मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। निचली सतह या मैदानी क्षेत्र, याद रखिएगा। ठीक है, मैदानी सतह। ये आपका 4 हम लोगों को मेनली पढ़ना है। यानी कह सकते हैं कि जो झारखंड की भू आकृति है, झारखंड के जो ऊपर की भूमि है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला हो गया पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार, दूसरा रांची पठार, तीसरा हजारीबाग पठार, और चौथा जो है वो निचली सतह या मैदानी सतह कह सकते हैं, मैदानी भाग कह सकते हैं। ठीक है, मैदानी सतह या मैदानी भाग भी इसको कहा जा सकता है। चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम जो ये हजारीबाग पठार है, ठीक है, इसको फिर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, इसको 2 भागों में फिर बांटा गया है और एक का नाम दिया गया ऊपरी हजारीबाग सतह, ऊपरी हजारीबाग पठार कह सकते हैं, पठार या सतह, और निचली हजारीबाग सतह। ठीक है, निचली
हजारीबाग। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, एक एक का मतलब समझेंगे और बाद में हम लोग झारखंड का मैप बनाकर भी सारा एक एक चीज़ क्लियर करेंगे, जिस प्रकार हम लोगों ने कल भूगर्भिक संरचना के बारे में मैप में पढ़ा था। तो आज भी हम लोग उसी प्रकार पढ़ेंगे। तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे एक एक करके सबका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग एक एक का मतलब समझते हैं। और सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था वो क्या था? सबसे पहला जो था दोस्तों वो था पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र या इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी पठार। अब क्यों पश्चिमी पठार कहा जाता है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसका नाम पश्चिमी पठार क्यों पड़ा है, तो पहले हम लोग सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप पाट का मतलब समझ लीजिए। देखिए पाट जो होता है, पाट का मतलब होता है दोस्तों समतल। याद रखिएगा, पाट का अर्थ होता है, अर्थ क्या है दोस्तों? समतल मैदान, ठीक है, समतल। अब ये मत समझिएगा कि पाट क्षेत्र का कहने का मतलब है कि वो समतल भूमि होगा। देखिए पहाड़ों के बीच, पहाड़ भी बहुत से प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, पहाड़ भी बहुत से प्रकार के भी होते हैं। तो ये इस तरह के पहाड़ यहाँ पर पाए जाते हैं पाट क्षेत्र में। मतलब ऊपर जो होता है वो समतल होता है, ठीक है। एक ये नुकीला पहाड़ होता है, आप इस प्रकार के पहाड़ देखते होंगे। ये पहाड़ के दो प्रकार हैं। वैसे तो पहाड़ के बहुत प्रकार हैं, कंठ स्पर्श बोला जाता है, किन्हीं को बहुत सारा नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए पाट का मतलब होता है ये जो क्षेत्र कहलाता है ये पाट कहलाता है। याद रखिएगा ये समतल है, देख सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक समतल है। इसे कोनिकल हिल कहा जाता है, कोनिकल हिल कहा जाता है। देख सकते हैं कोन के आकार का है, बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पे कोई आपको समतल भूमि देख नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो पहाड़ होते हैं उसे पाट क्षेत्र कहा जाता है। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये पाट क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि पहाड़ के ऊपर भी समतल भूमि है। तो यहाँ पर जो पाट का अर्थ समतल भूमि हो गया, समतल सतह हो गया, ये यहाँ पर इसका मतलब यही है, ठीक है। आप लोग इसको समझने का समझ जाइएगा। और मैंने इसलिए समझा दिया कि समतल मतलब हो जाता है कि फ्लैट जमीन, कहीं आप लोग ना समझ लें, ठीक है। तो ये आप लोगों को पाट का मतलब समझना है। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते तो ले सकते हैं। वैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका दूसरी विशेषता जानते हैं। ये तो पहला विशेषता हो गया कि पाट का मतलब क्या होता है। अब देखिए पश्चिमी, इसको पश्चिमी, ये हम लोगों ने पहला पाट क्षेत्र का मतलब समझा। अब हम लोग पश्चिमी पठार का मतलब समझते हैं कि पश्चिमी पठार क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, पश्चिम भाग में मौजूद है। ये हम लोगों ने दूसरा समझ लिया, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो मान के चलिए कि अगर ये झारखंड है, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग बाद में इसका मैप के माध्यम से समझेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये अपना झारखंड हो गया, ये जो है ये इस क्षेत्र पर फैला हुआ है, ठीक है, इस क्षेत्र पर फैला हुआ है। तो देखिए ये पश्चिमी हो गया, ये अगर झारखंड है, अगर इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, तो ये पश्चिमी में फैला हुआ है, इसलिए इसको पश्चिमी पठार भी कहा जाता है। पश्चिमी पठार क्या, ये अपना जाके जो है ये पाट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने दूसरा देखा कि पश्चिम भाग में मौजूद है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, मतलब ऊंचा क्षेत्र है, कह सकते हैं, ऊंचा क्षेत्र कह सकते हैं, स्थान नहीं कह सकते दोस्तों, ऊंचा क्षेत्र है। हाँ, पारसनाथ को छोड़कर, क्योंकि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? पारसनाथ। तो अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये पाट क्षेत्र, देखिए क्षेत्र मतलब एक विस्तृत भाग होता है, ठीक है, कोई एक प्रॉपर नहीं होता। वहाँ पर पारसनाथ पहाड़ जो है वो एक है, पारसनाथ पहाड़। तो इसलिए वहाँ पर क्षेत्र और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में वहाँ पर पूछा जाए कि सबसे ऊंचा भूभाग क्या है, तो आपको पाट क्षेत्र लगाना है। अगर सबसे ऊंचा आपको पूछा जाए कि पर्वत कौन सा है, तो पारसनाथ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हम लोग जानेंगे, ये हम लोगों ने पहला जाना कि पाट का अर्थ होता है समतल क्षेत्र। ये झारखंड के पश्चिमी भाग में मौजूद है, इसलिए इसका नाम पड़ा पश्चिमी पठार। हम लोगों ने देखा कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी औसत ऊंचाई, ठीक है, औसत निकाला गया है। इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। कितना है दोस्तों? 900 से 1100 मीटर है। याद, ये आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। ये हम लोगों ने जाना कि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1100 मीटर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे, हम लोग जानेंगे कि इसकी आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी आकृति जो है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आपको याद रखना है कि इसके बारे में पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार के बारे में। देखिए आकृति की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार है, देख सकते हैं आप बिल्कुल इसको क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसका जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है, जिसका शीर्ष उत्तर की ओर है। देखिए जिसका शीर्ष जो है वो उत्तर की ओर है, और सॉरी जिसका आधार उत्तर की ओर है। क्या है दोस्तों, जिसका आधार उत्तर की ओर है और शीर्ष जो है वो साउथ की ओर है। आप जानते होंगे कि जब त्रिभुज आप पढ़े होंगे मैथ में कि ये इसका आधार कहलाता है और ये इसका शीर्ष कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। तो देख सकते हैं कि इसका जो आधार है वो नॉर्थ की तरफ है और इसका शीर्ष की अगर बात की जाए तो वो दक्षिण की साइड है, साउथ के साइड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, और नेक्स्ट इसका है लास्ट जो हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपरी सतह को, इसके ऊंचे जो भाग होते हैं, इसकी ऊंची सतह को, ऊंचे भूमि को ताड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ताड़ कहा जाता है, याद रखिएगा। और निचली सतह को दोन कहा जाता है, निचली सतह को दोन कहा जाता है, ठीक है, सतह को दोन कहा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि ये हम लोगों ने देखा था, ये अगर पहाड़ है तो इसकी ऊपरी सतह हो गया ताड़ और निचली सतह को दोन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इतना इसके बारे में याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे दूसरे के बारे में जानते हैं, ठीक है। पहला हम लोगों ने देखा पाठ का अर्थ है समतल सतह, दूसरा है कि ये झारखंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। देखिए ये झारखंड इसके पश्चिमी भाग में स्थित है। तीसरा हम लोगों ने जाना कि यह झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ को अगर छोड़ दिया जाए तो। तीसरा हम लोगों ने देखा कि इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसके ऊंचे भूमि को टांड और निचली भूमि को दोन कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको जो पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार के बारे में इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं रांची का पठार। हम लोगों ने याद करिए कि पश्चिमी पठार या जो पाट क्षेत्र है उसके बारे में हम लोग जानते थे कि वो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। उसी प्रकार जो रांची पठार है झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, याद रखिएगा। यह झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, यह झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, बड़ा पठार है, ठीक है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है कि यह झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई, दूसरा याद रखना कि हम लोगों ने वहाँ देखा था इसकी जो उसका पाट क्षेत्र या पश्चिमी जो पठार था उसका औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर था। तो अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात की जाए, इसकी औसत ऊंचाई तो है 600 मीटर, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है दोस्तों 600 मीटर है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब पूछा जाता है, इसके बारे में आपको देखने को प्रश्न मिलेंगे। तीसरा जो हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो कि क्या करती है कि यहाँ से जो नदियाँ निकलती है वो जलप्रपात का निर्माण करती है। चाहे भुनरू देख लीजिए, आप जोनहा देख लीजिए, ये सब जितने भी जलप्रपात हैं वो रांची पठार से ही निकलते हैं, ठीक है। तो इसका विस्तार देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार रांची के आसपास क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम रांची पठार दिया गया, ठीक है। इसका विस्तार रांची के आसपास के क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इसके बारे में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट जाना। पहला तो ये कि यह झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। दूसरा हम लोगों ने जाना कि इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तीसरा हम लोगों ने जाना कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती है जो कि जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। ये ढलान होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जलप्रपात का निर्माण होता है, चाहे वो आप हुनरू देख लीजिए, वो आप जोनहा देख लीजिए, गौतम धारा हो गया, आपका रजरप्पा जलप्रपात है, सारा यहीं से होता है, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट देखा कि इसका विस्तार जो है वो रांची के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग हजारीबाग पठार के बारे में। और हजारीबाग पठार का हम लोग 2 पढ़ेंगे, एक निचली हजारीबाग, एक ऊपरी हजारीबाग। तो मैप के माध्यम से, अगर इसका हम लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो मैं मैप यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, बना देता हूँ, और हम लोग फिर इसका हम लोग यहाँ पे दोनों का समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये मैं मिटा दे रहा हूँ इधर। तो इसका जो विस्तार है आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, रांची पठार का, याद रखिएगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र में है आपका रांची पठार का आपको मैप में देखने को मिलेगा। तो इस माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। हम लोग लास्ट में अंतिम में एक बार पूरा का मैप बना के समझ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, हजारीबाग पठार के बारे में जानते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग हजारीबाग पठार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीसरा जानेंगे, वो हम लोग जानेंगे हजारीबाग पठार के बारे में। तो याद रखिएगा हम लोग इसको दो भागों में बांटे थे, एक तो निचला हजारीबाग, एक ऊपरा हजारीबाग। ठीक है, तो हजारीबाग देखिए इसको थोड़ा सा समझने गौर से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। चलिए मैंने इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दो भाग में बांट दिया। एक का मैंने नाम दे दिया निचली हजारीबाग सतह, निचली पठार। ठीक है, निचली हजारीबाग पठार, और दूसरा का मैंने दिया ऊपरी हजारीबाग पठार। ठीक है, देखिए ये दोनों का नाम पड़ गया। अब हम लोग दोनों को साथ साथ समझने का प्रयास करेंगे और मैप के माध्यम से भी समझें। ये देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पड़ता है, आप याद रखिएगा। अगर इसको मैं भी मिटा देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। और देखिए हजारीबाग का क्षेत्र ये पड़ता है, तो बीच में देखिए दामोदर नदी बहा हुआ है। ठीक है, दामोदर नदी का बीच में बहाव है, याद रखिएगा। और इधर जो है इधर है निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, निचला हजारीबाग पठार। अब आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, ये है ऊपरी, ये है ऊपरी हजारीबाग पठार। ठीक है, ठीक है। अब आपके मन में देखिए ये हो गया निचला और ये हो गया ऊपरी। अब आपके मन में थोड़ा सा यहाँ डाउट होगा कि ये ऊपर है तो ये निचला क्यों हुआ, ये निचला है तो ये ऊपर क्यों हुआ। तो देखिए ये पठार जो है, यह पठार जो है इधर से धीरे धीरे कम होते जाता है। ठीक है, इधर से इसका हाइट धीरे धीरे कम होते जाता है और बिहार जैसे ही आप प्रवेश कर जाइएगा, बिहार में जाकर यह बिल्कुल समतल हो जाता है। तो ये जो हजारीबाग क्षेत्र है ये थोड़ा सा ऊपर है और इधर धीरे धीरे नीचे हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम नीचा पड़ा, इसका नाम ऊपर पड़ा। ठीक है, यहाँ मैप के अकॉर्डिंग इसका नाम नहीं पड़ा है, इसका नाम हाइट के अकॉर्डिंग पड़ा है कि ये जो पठार है ये थोड़ी से ज़्यादा हाइट है, क्योंकि इधर से हाइट कमना शुरू होता है और इधर से कम होते होते जाके बिहार में आप देख सकते हैं कि मतलब जानते होंगे कि बिल्कुल समतल जमीन पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के चलते इसका नाम हुआ इधर ऊपरी हजारीबाग पठार, इधर निचला हजारीबाग पठार। कभी ये जो है कालांत मतलब अगर इसका पास्ट की बात की जाए तो पास्ट में ये दोनों एक ही थे। ठीक है, लेकिन जब बाद में भ्रंश घाटी पड़ा और जब दामोदर नदी बहा तो दामोदर नदी ही दोनों का बॉर्डर है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों हजारीबाग ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार के बीच में कौन सी नदी बहती है, या दोनों को ऊपरी हजारीबाग पठार या निचली हजारीबाग पठार को कौन बांटता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी ही इसका विभाजन ये है। और ऊपर क्यों इसको कहा, नीचे क्यों कहा, ये भी आपको समझ में हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं निचली सतह के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यह सबसे छोटा या सबसे कम वाला पठार है, या झारखंड का सबसे छोटा मतलब कम हाइट वाला पठार है, या झारखंड का कम ऊंचाई वाला पठार है। ठीक है, कम ऊंचाई वाला पठार है, ये याद रखिएगा इसके बारे में, क्योंकि फिर पठार खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैदानी भाग पढ़ेंगे। तो पठार जो है वो पठार सबसे कम कौन सा हो जाता है, तो निचला हजारीबाग पठार, याद रखिएगा। फिर ऊपर धीरे धीरे इसका पठार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके बारे में जो आप लोगों को याद रखना है, इसका जो आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है कि यह जो है यह हजारीबाग पठार का ऊंचा है। ठीक है, ये अगर हजारीबाग पठार की बात किया जाए तो इसमें से यह ऊंचा है, कि इसके कंपैरिजन में इस दोनों कंपैरिजन के तुलना में यह क्या है, यह ऊंचा है। और याद रखिएगा इसको दामोदर नदी अलग करता है, इसको दामोदर नदी अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर नदी अलग करता है। यह और दूसरा रखिएगा कि यह हजारीबाग पठार में बड़ा है, यह हजारीबाग पठार में ऊंचा है, मतलब इन दोनों के तुलना में ऊंचा है, याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों के तुलना में ऊंचा है। इसके बारे में इसकी औसत ऊंचाई याद रखिएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितना है दोस्तों, 600 मीटर है, ये भी याद रखना है आपको। अब हम लोग इस पे आते हैं। ठीक है, या झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है झारखंड का, क्योंकि इसके बाद फिर मैदानी भाग आ जाता है, झारखंड का पठार खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जानते हैं इसके बारे में कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। ठीक है, 450 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग जानते हैं कि इसी पठार में पारसनाथ पहाड़ स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट पारसनाथ पहाड़ स्थित है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थित है, जिसकी हाइट 1365 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है।
तो ये दोनों के बारे में इतना याद रखना है। और दोनों किससे अलग होता है, तो दामोदर नदी के द्वारा अलग होता है। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जो हजारीबाग का ऊंचा पठार है और निचला पठार है वो किस नदी के द्वारा अलग होता है, या उसका बाउंड्री बॉर्डर कौन बनाता है, तो दामोदर नदी बनाता है। ये आप मैप के माध्यम से समझ चुके हैं, इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग लास्ट जो है वो पढ़ेंगे निचली नदी घाटी और मैदानी भाग को पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का जो धरातलीय स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अंतिम जानते हैं निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है कि यह जो क्षेत्र है वो नदी घाटी और मैदानी क्षेत्रों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है। इसमें दूसरा जो आप लोगों को ये याद रखना है कि इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 150 से 300 मीटर है। इसका जो निचली नदी घाटी और मैदानी भाग का जो औसत ऊंचाई है वो 150 से 300 मीटर है। इस क्षेत्र में कहीं कहीं मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलता है। जो गुम्बद नुमा होता है उसको टोंगरी, और जो नुकीला होता है उसको डोंगरी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में याद रखते हैं कि यह, ठीक है, यह नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है। ये चीज आप लोगों को इसके बारे में पहला याद रखना है। दूसरा जो याद रखना कि इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ठीक है। 150 से 300 मीटर है, ये आपको याद रखना है। इसका विस्तार राजमहल क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल क्षेत्र, जैसे कि हो जाता है आपका साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र है इसका विस्तार दुमका राजमहल के क्षेत्र में है। कहाँ पर, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, ये इसका, हाँ, इस जो है इस क्षेत्र में कहीं कहीं हल्की पहाड़ी देखने को मिलती है। कहीं कहीं पहाड़ी देखने को मिलता है, ठीक है, पहाड़ी देखने को मिलता है। अब याद रखिएगा जो पहाड़ी देखने को मिलता है ये इसका हो जाता है कि जो नुकीली भाग होता है, ठीक है, जो नुकीली भाग होता है पहाड़ी का, जो नुकीली भाग होता है, नुकीली भाग को टोंगरी कहा जाता है, ठीक है। नुकीली भाग को टोंगरी, और जो इसका जो एक होता है नुकीली भाग, ठीक है, और एक होता है गुंबद नुमा, ठीक है, जिसे डोंगरी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने जो निचली नदी घाटी मैदान क्षेत्र, इसके बारे में क्या जाना कि यह नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर बना है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इसका विस्तार राजमहल क्षेत्र में साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, गोड्डा में है। कहीं कहीं पहाड़ी देखने को मिलता है। नुकीली, जो पहाड़ी का नुकीली भाग होता है उसको टोंगरी कहा जाता है, और जो गुम्बद नुमा है उसको डोंगरी कहा जाता है, ठीक है। ये इसके बारे में याद रखना है। अब हम लोग मैप के माध्यम से इसका विस्तार समझने का चारों का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम लोगों का ये सेशन समाप्त हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग मैप के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए झारखंड का मैंने मैप बना दिया है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ सबका सिंबल समझ लेते हैं कि किस क्षेत्र को मैंने किस सिंबल से इंडिकेट किया। तो देखिए आप सीधा सीधा जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे है ये पाट क्षेत्र है, ठीक है। सीधा सीधा लाइन जो है वो पाट क्षेत्र को दिखा रहा है। अगर क्रॉस की बात किया जाए तो ये देखिए निचली हजारीबाग पठार है, ठीक है, निचली हजारीबाग पठार है, ये याद रखिएगा। क्रॉस जो है वो निचली हजारीबाग पठार है। अगर गोला गोला की बात किया जाए तो ये ऊपरी हजारीबाग पठार है। क्या है, ये ऊपरी हजारीबाग पठार है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगर हम लोग राइट टिक की बात करें, जो ऐसे हम लोग सही लगाते हैं टिक, वो अगर देखा जाए तो ये पूरा रांची पठार है। आप देख सकते हैं ये पूरा रांची का पठार है, ठीक है। और जो एस मैंने बनाया है, जो स्पाइरल ए से इस तरह से बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि निचली नदी घाटी है,
और मैदानी क्षेत्र है ये, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसका भाग पाया जाता है और यहाँ पे भी थोड़ा सा पाया जाता है। तो आप इसके माध्यम से भी पूरा भू जो धरातलीय स्वरूप है उसको आप लोग समझ सकते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को काम देगा और इस तरह आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे आप लोगों का जो धरातलीय स्वरूप है ये समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट भूगोल का जो टॉपिक होगा उसको करेंगे। तो सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।